हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद सुख। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति और सीमाएं। ये हमारा पहला टॉपिक है और ये जो भी एग्जाम में यूपीजी के पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार देखते हैं, जो कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट और 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश ये विस्तार है यूपी का, जो कि अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतरी विस्तार ये है। अब इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, जो कि हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ग्लोब। तो ग्लोब में क्या है कि कोई भी अगर कंट्री की लोकेशन चाहिए तो हम लोगों को उसका देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार चाहिए होता है। तो उसे निकालने के लिए हम लोग देशांतरी और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है, तो अक्षांशीय रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, यानी कि ये जो दिख रही हैं ये सारी क्या हैं? अक्षांशीय रेखाएं हैं। ओके, तो ऐसी 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सी है? ये भूमध्य रेखा है, यानी कि ये धरती को दो भागों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा है। ओके, और इसके ऊपर दूसरी अक्षांशीय रेखा जो कि भारत से होकर निकलती है, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ओके, ऐसी 23.5 डिग्री यहाँ पे नीचे साउथ में है, जो कि है मकर रेखा। ओके, अब ऐसा ही, अब ये तो हो गई अक्षांशीय रेखाएं। अब दूसरी देखते हैं, एक देशांतरी रेखा। अब ये जो 0 डिग्री, ये जीएमटी लाइन है, जो जीएमटी लाइन यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये क्या है? पूरी पृथ्वी पर समय का निर्धारण करने वाली रेखा है। जैसे कि भारत में 82.5 डिग्री जो देशांतरी रेखा है वो भारत में समय का निर्धारण करती है, ये हम लोग जानते हैं। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमें इंडिया की लोकेशन निकालनी है, अब यूपी की जैसे ही लिखी है ऐसी अगर इंडिया की लोकेशन, तो इंडिया कहाँ पे? ये जो मैंने बनाया ये क्या है? हमारा भारत मान लो। तो ये भारत कहाँ पे है? इसकी अगर लोकेशन पूछी जाए तो ये लोकेशन इसकी क्या है? ये तो साउथ हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि ये नीचे वाला साउथ हो गया, और ऊपर वाला ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो भारत की लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और जो 0 डिग्री जीएमटी लाइन है, इसके इस साइड क्या है? ईस्ट है, और इस साइड क्या है? वेस्ट है। तो ये क्या हो गया? ईस्टर्न में, यानी कि ईस्ट वाले पार्ट में, यानी कि ये वाला वेस्ट है, और इस साइड जो 0 डिग्री जीएमटी के जो ईस्ट साइड वाला यहाँ पे। तो भारत की लोकेशन क्या है? या तो नॉर्थ में है या ईस्ट में। तभी भारत के अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए, तो भारत की कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखते हैं, येलो कलर से देख लेते हैं, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, अगर हम लोग ये देखें, तो ये क्या है? ये भारत का देशांतरी विस्तार की रेखाएं हैं दोनों, जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के पास से अगर देखेंगे। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये अगर हम भारत की लोकेशन देखें तो ऐसे निकल जाएगी। तो भारत की लोकेशन के जो पॉइंट आएंगे, तो अक्षांशीय विस्तार तो क्या आएगा? नॉर्थ में, और नॉर्थ में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार देखें, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? तो ये है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर, क्योंकि ये नॉर्थ में है, से लेकर कहाँ तक है? ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, तो ये तो क्या हो गया? भारत का ऐसे निकल आया क्या? अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार भारत का अगर देखा जाए, तो भारत का देशांतरी विस्तार अगर देखें, तो जैसे कि ये पॉइंट है जो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक, ब्लैक लाइन से। तो ये क्या है? ये गुजरात से होके मान लो यहीं से तो स्टार्ट हुआ है भारत का विस्तार। तो ये क्या है? 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट क्यों आया? क्योंकि भारत की लोकेशन ईस्ट और नॉर्थ में। तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि नॉर्थ नॉर्थ में हो गया, और ईस्ट ईस्ट में ये देशांतरी विस्तार हो गया। ओके, तो 68 डिग्री से और 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो ये हो गया क्या? देशांतरी विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने देख लिया। तो ये तो भारत की लोकेशन हो गई। तो इसी प्रकार से हमने यूपी की लोकेशन जो है लिखी हुई है वहां पे। ओके, और इसी के बीच में क्या है? इन दोनों जो ये देशांतरी विस्तार है, इन्हीं का एवरेज क्या है? हमारी टाइमलाइन रेखा है, क्योंकि इतने बीच में जो टाइम का डिफरेंस है, जो 2 घंटे है, उसका जो है मीन निकाल लिया गया है। इन दोनों का मीन निकाल के यही 82.5 डिग्री यहाँ पे जो यूपी के नैनी से होकर जानती है ना, जो टाइमलाइन,
वो निकाल ली है, जैसे कि पूरे विश्व के लिए 0 डिग्री है। ओके, तो ये हम लोग समझ गए ये यूपी में कैसे आ गया। तो यूपी में अगर देखना है तो क्या है, ये देशांतर रेखा है और ये देशांतर रेखा है, ऐसी ये जो है अक्षांशी रेखा। ओके, तो ऐसे ही इसका जो विस्तार क्या हो जाएगा, जैसे कि अक्षांशी विस्तार कितना बताया 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर, और ये 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। ऐसे ही देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा, ये अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये हो जाएगा 77 डिग्री और 30 मिनट जो है ईस्ट से लेकर, और ये दूसरा हो जाएगा कहाँ तक विस्तार है 84 डिग्री और 39 मिनट, ये देशांतरी विस्तार है। अब इसका मतलब समझे कि यूपी से जो है, यूपी से कितने देशांतर की लाइनें, कितनी देशांतरी लाइन निकली हैं। देशांतरी लाइनें क्या होती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। अक्षांशी लाइनें जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो जो लेटी हुई लाइन है वो अक्षांशी है, और जो खड़ी हुई लाइन है वो क्या है, देशांतर वाली। तो कितने देशांतर का डिफरेंस है, तो इनमें अगर डिफरेंस देखा जाए जो देशांतरी विस्तार में, तो वो कितना हो जाएगा 7 डिग्री और 09 मिनट, ठीक है। इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे, ऐसे ही इनका डिफरेंस आ जाएगा 7 डिग्री के आसपास। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये हम लोगों ने समझ लिया। ओके, अब भारत में सीमाएं और पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। ठीक, भारत की सीमाएं और पड़ोसी राज्य। अब इसके बारे में देखने के लिए हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। अब ये पहला पॉइंट हो गया हमारा याद रखने वाला कि अक्षांशी विस्तार हमने देख लिया और देशांतरी विस्तार देख लिया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम लोग यहीं से देखें तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो यूपी है वो कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश या कहाँ और कौन से कंट्री से सीमा साझा करता है। तो इसमें देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि सबसे पहले तो ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। तो एक तो ये हो गया राज्य। दूसरा ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा ये है हरियाणा। ओके, और फिर ये जो गोल छोटा सा है ये क्या है, ये है दिल्ली। ओके, फिर उसके बाद ये राजस्थान, फिर ये एमपी है, एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद ये क्या है, झारखंड, और ये हमारा बिहार। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया बिहार। तो कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गई। उसमें 1 से 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी है। तो भारत कितनी जो राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 8 राज्य और 1 यूटी। ओके, 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, सॉरी हाँ मध्य प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश के बाद में हाँ मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड और बिहार। ओके, तो ये तो 8 राज्य हो गए, और यूनियन टेरिटरी कौन सी, दिल्ली, प्लस 1 कंट्री। अब कंट्री कौन सी, ये जो कंट्री देख रहे हो ये कौन सी है, नेपाल जो है हमारा। एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जो कि क्या है, ये है नेपाल। ओके, तो ये हो गई नेपाल, एक नेपाल। तो ये तो हो गई सीमा बनाने वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी और कंट्री। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से, कौन सी यूनियन टेरिटरी और कौन से कंट्री से लगती है, ये हम लोगों को याद रखना है, ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। फिर उसके बाद अब सेकंड देखते हैं इसका एरिया। अगर उत्तर प्रदेश के एरिया के बारे में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। ये क्या है, ये पूरा एरिया है। तो अगर क्षेत्रफल देखा जाए एरिया, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 24928 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका क्या है, एरिया है 24928 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और ये जो एरिया है ये पूरे भारत के एरिया का कितना परसेंट है, 7.33% ऑफ इंडिया एरिया। मतलब इंडिया का जितना एरिया है उससे ये 7.33%। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद अगर इस एरिया के बारे में बात करें तो यूपी का स्थान कितना है एरिया में, तो ये 4th लार्जेस्ट एरिया है, 4th लार्जेस्ट है यूपी
बाई एरिया। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है फोर्थ। और इससे पहले कौन कौन से हैं, तो इसमें महाराष्ट्र पहला कौन सा है, सॉरी पहला है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है यूपी। तो यूपी का नंबर 4 है। अगर बाई पॉपुलेशन पूछा जाए तो बाई पॉपुलेशन कितना है, बाई पॉपुलेशन है फर्स्ट। ओके, बाकी जो फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है उनका मैं क्लास अलग से लूंगा, जिसमें कि सारे फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे एज इट इज, जो याद करने वाले। ओके, तो इतना हम लोगों ने याद कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, उत्तर प्रदेश की पूरी अगर लेंथ देखी जाए तो कितनी है, 650 किलोमीटर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, 650 किलोमीटर। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद अगर चौड़ाई पूछी है तो चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी चौड़ाई है, ये भी हमको याद रखना है। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं यूपी से, तो यूपी से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत में जितने भी भारत में यूपी है, ठीक है, यूपी राज्य है, ऐसे ही 28 राज्य हैं। ठीक है, ऐसे ही अब ये भी देख लिया हमने कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो जोन जोन से राज्यों से सीमा साझा करता है, उनसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, अब ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें इसे समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप देख लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप है, इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट के एरिया जो है बनाए गए हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को मात्र एक चीज याद रखनी है, बाकी किताबों में तो सीधा लिखा है वो आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन उसे अगर याद करना है तो उसके लिए बेस्ट जो है मेथड ये है कि आप मैप पे वो जो जो आसपास के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं वो सारे याद कर लें, तो उससे सारे क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो मैं बता दूंगा, और बाकी लिखे भी हैं पूरी पीडीएफ में, आप लोग पढ़ लेना। ओके, बाकी बुक्स में भी लिखे होंगे आपकी। तो इसे याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, जो भी सीमावर्ती जिले हैं वो देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कौन सा जिला कौन से राज्य से सीमा साझा करता है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग अभी देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो पहला ये है, ये क्या है, ये कौन सा जिला है, ये है सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर। फिर उसके बाद सहारनपुर के बाद ये क्या है, ये है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर के बाद है ये बिजनौर। ठीक, बिजनौर। बिजनौर के बाद ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद क्या है, ये है रामपुर। रामपुर। और रामपुर के बाद ये है रामपुर, और रामपुर के बाद है पीलीभीत। रामपुर के बाद है पीलीभीत, तो ये है बरेली। बरेली, और फिर है पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत। फिर इसके बाद ये जो लखीमपुर है, ये क्या है, पूरे भारत में सबसे लार्जेस्ट, सॉरी पूरे यूपी में एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है ये लखीमपुर। ठीक, फिर है लखीमपुर। लखीमपुर। ओके, फिर उसके बाद लखीमपुर के आगे क्या है, लखीमपुर के आगे है बहराइच। तो ये हम लोगों को याद रख लेने हैं जो भी सीमावर्ती जिले हैं। बहराइच। बहराइच के आगे क्या है, श्रावस्ती। श्रावस्ती। और श्रावस्ती के आगे क्या है, श्रावस्ती के आगे है श्रावस्ती के आगे है बलरामपुर। ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर। और बलरामपुर के आगे क्या है, बलरामपुर के आगे है सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। तो फिर है बलरामपुर के आगे क्या है, सिद्धार्थनगर, और फिर है सिद्धार्थनगर, फिर है महाराजगंज। सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज। महाराजगंज। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये महाराजगंज के बाद में यहाँ पे क्या है, कुशीनगर। अब ये सीमावर्ती पूरे देख ले रहे हैं हम लोग, एक बार जिले लिख लें, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग देख लेंगे। कुशीनगर। कुशीनगर के बाद नीचे क्या है, देवरिया। कुशीनगर के जस्ट नीचे क्या है, देवरिया। देवरिया के नीचे ये क्या है, बलिया।
और बलिया के बाद में क्या है, बलिया के बाद में है चंदौली, बलिया के बाद में है गाजीपुर, उसके बाद है चंदौली के बाद में है ये हमारा ये है सोनभद्र, जो कि सबसे दक्षिणतम जिला है यूपी का, सोनभद्र। जैसे बलिया पूर्वी जिला है सबसे। अभी ये देखेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक। सोनभद्र, और सोनभद्र के जस्ट बगल में क्या है, मिर्जापुर। फिर मिर्जापुर के बगल में क्या है, प्रयागराज, यानी कि ये है प्रयागराज। प्रयागराज के बगल में क्या है, चित्रकूट के बगल में है बांदा, और बांदा के बाद महोबा। ये सारे क्या हैं, अभी हम लोग ये भी देखेंगे इसमें कि ये सारे बुंदेलखंड रीजन में कौन से जिले, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है झांसी, ठीक। झांसी के बाद ये है ललितपुर, जो तीनों तरफ से कहां से, एमपी राज्य से गिरा है ललितपुर। और ललितपुर के बाद में यहाँ पे ये कौन सा है, ये है जालौन, जालौन के बाद ये है जालौन के बाद ये इटावा है, इटावा के बाद ये आगरा के बाद ये है मथुरा के बाद ये जो इतना है ये क्या है, अलीगढ़ के जस्ट ऊपर क्या है, ये है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ग्रेटर नोएडा, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के बाद जो है, गौतम बुद्ध नगर के ऊपर है गाजियाबाद, ये है गाजियाबाद, ठीक। ये यहीं पे लिख दे रहा हूं, गौतम बुद्ध नगर, और ये है गाजियाबाद। फिर ये यहाँ पे क्या है, गाजियाबाद के ऊपर है बागपत, और बागपत के ऊपर है शामली के ऊपर है सहारनपुर, ठीक। तो ये सारे कौन से जिले हैं, ये सारे सीमावर्ती जिले हैं। अब इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी हम लोग जो फैक्चुअल वाले पॉइंट हैं वो लिखे भी हैं, अगर आप यहाँ से देख लें तो ठीक है, अच्छा है, याद हो जाएंगे जल्दी। तो सबसे पहले सीमा हम लोगों ने देख लिया कि कितने राज्य बनाते हैं, 8। उसमें सबसे पहले उत्तराखंड कहाँ से, यहाँ से लेकर और कहाँ, पीलीभीत तक, ये जो ब्लू कलर से है ये कहाँ पे है, ये क्या है, उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड के बाद ये जो महाराजगंज है यहाँ तक क्या है, नेपाल है, ओके। फिर नेपाल के बाद आगे क्या है, ये यहाँ तक क्या है, ये है बिहार, ये हमने देख लिया ना, 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 कंट्री, बिहार के बाद ये है झारखंड, ठीक है। ये क्या है, झारखंड के बाद ये यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ से लेकर और ये आगरा तक, ठीक है। ये यहाँ तक, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। और फिर यहाँ से लेकर, आगरा से लेकर और मथुरा के यहाँ तक, इस जगह तक क्या है, ये है राजस्थान। फिर राजस्थान से लेकर और पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक है पूरा हरियाणा, ओके, हरियाणा। और ये यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, बहुत छोटी सीमा, मतलब सबसे कम अगर सीमा साझा करता है तो वो कौन सा राज्य करता है, हिमाचल प्रदेश। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, ये हो गया। और दिल्ली जो है, दिल्ली यहाँ पे है गाजियाबाद, और ये हमारा ग्रेटर नोएडा में इतना, ठीक। ये है दिल्ली, ओके। तो ये हमने देख लिया कि राज्य, अब जिले भी सीमावर्ती लिख लिए। अब ये देखते हैं कि कौन से राज्य से कौन से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से कितने जो जिले सीमा साझा करते हैं वो है 7। अब उसमें कौन कौन से हैं, सहारनपुर 1, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां बरेली,
और 7वां पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत का क्योंकि ये रीजन है ना, तो यहाँ पे ये इस साइड भी है, नेपाल में भी और उत्तराखंड में भी, तो 7वां ये पीलीभीत। ओके, अब देखते हैं उसमें नेपाल से, तो नेपाल से भी सीमा कितने साझा करते हैं, 7, तो ऊपर वाले सारे 7 हैं। तो इसमें पीलीभीत 1 नंबर, दूसरा लखीमपुर, बहराइच, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज। महाराजगंज भी कितना 2 पार्ट में है ना, तो महाराजगंज ये 7वां। ओके, अब बिहार में महाराजगंज 1, तो बिहार से भी कितने सीमा साझा करते हैं, 7। एक महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, 5वां गाजीपुर, 6वां चंदौली और 7वां सोनभद्र। ठीक है, तो ये 7 जिले जो हैं बिहार से सीमा साझा करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने देखा, इसके बाद देख रहे हैं झारखंड। तो झारखंड से केवल एक ही जिला सीमा साझा करता है, जो कि कौन है, वो है सोनभद्र। ठीक है, तो एक हो गया ये। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से भी एक करता है, जो कि क्या है, सोनभद्र। और फिर एमपी से टोटल करते हैं 11 जिले। तो 11 कौन कौन से, आगरा 1, इटावा 2, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, 5वां ललितपुर, 6वां ललितपुर, और फिर उसके बाद 1 सेकंड, ये झांसी है, और फिर ललितपुर के बाद महोबा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 के बाद 6 बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, 10 और 1 11। तो ये 11 जिले जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद आगरा से केवल 2, तो 1 मथुरा और 1 आगरा। ठीक, 2। अब इसके बाद हरियाणा से देख लेते, तो हरियाणा से कितने, 6 में कौन कौन से, एक तो सहारनपुर, मतलब कि एक तो सहारनपुर हो गया, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, और बागपत के बाद मथुरा, सॉरी ये गौतम बुद्ध नगर, चौथा, 5वां अलीगढ़, ठीक है, और 6वां मथुरा। तो ये 6 जिले जो कि हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, और दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर, ये हो गया जो सहारनपुर केवल 1। ओके, तो ये हमने सीमावर्ती राज्य और उनसे सीमा साझा करने वाले जिले के बारे में देख लिया। ओके, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो कि हमसे छूट गए। अब जैसे कि मैं ये रब करता हूं, अब इसमें और क्या पॉइंट है। अब ये अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी कौन सा जिला है, तो सबसे पूर्वी जिला ये यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, ये जो यहाँ पे है ये कौन सा जिला है, बलिया। बलिया क्या है, सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी। और पश्चिमी जिला कौन सा है, यहाँ पे जिला है जो कि कौन सा है, शामली, जो अभी हमने देखा। तो ये क्या है, ये सबसे पश्चिमी। ओके, फिर उसके बाद दक्षिण में, सबसे दक्षिण में जिला ये सोनभद्र है, सोनभद्र। और सबसे उत्तर में सहारनपुर, सहारनपुर, ये सबसे उत्तरी है। ये 4 चीजें हो गई। फिर उसके बाद और क्या फैक्ट आ रहे हैं, इसमें ये आ रहा है, अब हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो है ये हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे छोटी सीमा साझा करता है, सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ओके, अब नीचे यहाँ पे क्या है, एमपी। अब यहाँ पे एक बार दोबारा से कर ले रहे हैं मार्किंग, जैसे कि यहाँ पे था दिल्ली, फिर यहाँ तक हरियाणा, मथुरा, और फिर ये आगरा तक राजस्थान हो गया, और फिर यहाँ पे ये एमपी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और ये यहाँ पे बिहार। ओके, अब जो एमपी के बारे में क्या है, तो एमपी जो है, एमपी क्या है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। जैसे सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश, तो सबसे लंबी सीमा। ओके, अब एमपी जो राज्य है, एमपी से चारों तरफ से सीमा कौन से जिले की लगी है, तो वो जो यहाँ पे जिला था, यहाँ पे कौन सा जिला था, ललितपुर,
ललितपुर। तो ललितपुर एक ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से चारों तरफ से घिरा है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये चारों तरफ क्या है, मध्य प्रदेश है, तो उससे घिरा है कौन, ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला ललितपुर। और ललितपुर ये एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले से सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश ही का जिला है ललितपुर और वो एक ही जिले से सीमा साझा करता है। जैसे कि ये यहाँ पे क्या था, झांसी था ना, झांसी से सीमा केवल साझा करता है ललितपुर। तो ये भी पॉइंट याद रखने का है। अब सोनभद्र के बारे में, तो सोनभद्र एक ऐसा, ये तो सबसे दक्षिणी तो जिला है ही, सबसे दक्षिणी तो जिला है ही। उसके साथ साथ में ये चार चार जो है, चार राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र यूपी का जिला है। 4 राज्यों से सीमा, ठीक है। अब कौन कौन से 4 राज्य हो गए, एक तो एमपी, सोनभद्र किससे, 4 राज्यों में से कौन कौन से, एक तो एमपी हो गया, एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया और एक छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है। और अब देखते हैं महाराजगंज। अब यहाँ पे क्या है, महाराजगंज। अब महाराजगंज की क्या विशेषता है, ये एक राज्य और एक कंट्री से सीमा साझा करने वाला जो है जिला है। जैसे कि ये नेपाल से सीमा लगाता है और नेपाल, और एक साइड किससे लगाता है, बिहार, क्योंकि इस साइड क्या है, बिहार है, बिहार। ओके, फिर उसके बाद सहारनपुर क्या है, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, और इस साइड हरियाणा और इस साइड उत्तराखंड। तो जो सहारनपुर है वो तीन जिलों से सीमा साझा करने वाला राज्य, 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला है। 4 राज्यों से सोनभद्र, 3 राज्यों से, इसमें कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और इस साइड क्या है, उत्तराखंड। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या है, ये उत्तराखंड है, और इस साइड क्या है, नेपाल है। और यहाँ पे जिला है कौन सा, यहाँ पे जिला है पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत। तो पीलीभीत जिला क्या है, ये एक कंट्री और एक जिला से सीमा साझा, एक राज्य से सीमा साझा करता है। जैसे कि ये उत्तराखंड से और नेपाल से सीमा साझा करता है। ओके, तो ये देख लिया, सबसे दक्षिणतम उत्तरी पूर्वी जिले देख लिए। उसके बाद ललितपुर के बारे में देख लिया, सोनभद्र के बारे में देख लिया, बलिया के बारे में देख लिया, शामली, सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा, सबसे बड़ी सीमा इसकी है हमारे मध्य प्रदेश की है, ये हमने देख लिया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं किससे, हमारे मैप से। ओके, अब देखते हैं आगे। अब इसमें जो चीज लिखी है, जो चीज बोली है, वही चीजें लिखी हैं। ओके, अब ये पढ़ने के लिए एक बार ये पढ़ दे रहा हूं, नहीं आप लोग पढ़ लेना। देखिए, इसमें क्षेत्रफल कितना, यूपी का कितना क्षेत्रफल है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक, जो बता दे रहा हूँ वही याद रखने हैं। लंबाई उत्तर प्रदेश की, चौड़ाई कितनी है, एरिया भारत के क्षेत्रफल के सापेक्ष कितना है, ये जो है ये हम लोग अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चल के अभी पढ़ेंगे भौतिक विभाजन में। सीमावर्ती जिले ये हमने देख लिए कि हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 7, हरियाणा से 6, राजस्थान से 2, छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड और बिहार, दिल्ली, ये देख लिया। और नेपाल से सटे सारे जिले। ठीक है, नेपाल से, अब यहाँ पे ये बताना भूल गए, तो नेपाल से कौन कौन से जिले हैं, तो ये पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सारे क्या हैं, ये नेपाली वाले तो हैं, सिद्धार्थ और महाराजगंज, यही हैं सारे जिले। तो कितने होंगे, 7, ये शायद बता दिए थे मैंने, नेपाल से, हाँ नेपाल से बता दिए थे 7, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद विशेष सीमावर्ती, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है, वो सोनभद्र है, जो कि 4 स्टेट से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला कौन है, सहारनपुर, मतलब केवल सहारनपुर की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है, और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश, ये भी लिखे हैं यहाँ पे। फिर उत्तर प्रदेश का वह जिला जो केवल एक ही जिले से जो सीमा साझा करता है वो है ललितपुर, जो कि झांसी से। ठीक है, और तीनों तरफ से घिरा जिला ललितपुर, मतलब मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा जिला ललितपुर। अब उत्तर प्रदेश के चारों छोर हमने ये देख लिए, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला और उत्तरी और दक्षिणी, ये देख भी लिए प्रैक्टिकली भी कि आगे है ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक, इसके आगे सबसे ईस्ट है, ये सबसे साउथ में,
नॉर्थ ईस्ट है और ये वेस्ट वाला है, ये भी देख लिया। अब एनसीआर में शामिल कौन कौन से जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में शामिल हो गए हैं, जो दिल्ली का एनसीआर रीजन है उसके अंदर कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं, तो वो भी अगर देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली के आसपास जैसे कि शामली, जो दिल्ली के आसपास वाले हैं, दो तो सीमा ही साझा करते हैं, जैसे कि एक तो हमने देख लिया एनसीआर कैपिटल में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, फिर शामली है, बागपत है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, हापुड़ और मेरठ। तो ये जिले जो है वो किससे सीमा साझा करते हैं, ये एनसीआर से सीमा साझा करते हैं, यानी कि एनसीआर रीजन में आ गए हैं। अब छोटे और बड़े राज्य, अब उत्तर प्रदेश का वर्तमान एवं भौगोलिक स्वरूप में क्या है कि 9 नवंबर 2000 को हम लोगों को पता है कि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य थे, ठीक है। तो क्या था कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया, 13 उसमें जो 13 पर्वतीय जिले अलग करके उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश फिर बचा। अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर, उसके बाद सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर छोटा तो छोटे में सबसे छोटा हापुड़, भदोई, गाजियाबाद और शामली, फिर तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। अब इसके बाद भौतिक विभाग देख देते हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब भारत में देखते हैं कि हम लोगों को ये चीज पता है कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन तो हम लोगों को पता ही है, ये ठीक, ये यूपी है। अब इसमें कौन कौन से रीजन हैं जो कि आसपास हैं इसके, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत का पठार है ये, ठीक है, ये पठारी रीजन है पूरा। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, ये पठारी भाग है, ठीक है, जिसे दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। और ये हिस्सा किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो यूपी भी किसका हिस्सा हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का, ओके, क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इसके बीच में क्या था, टेथिस सागर, ठीक। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हिमालय का ओरिजिनेशन हो गया और जो वो सागर है वो बंद हो गया और जो फोल्डेड माउंटेन के रूप में हिमालय उत्परिवर्तित हो गया। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो वहीं पे देखते हैं बाद में। अब इसमें उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय है। हिमालय की 3 श्रेणियों में हिमालय पाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहां पे क्या है, फुटेल्स ऑफ हिमालय, मतलब कि हिमालय जो शिवालिक श्रेणी है उसके फुटेल्स पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के नॉर्थ रीजन में। तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में नॉर्थ में ये पहाड़ी वाला रीजन है, यानी कि फुटेल्स ऑफ हिमालय है, ओके। और दक्षिण वाले रीजन में क्या है, ये पठारी भाग वाले भाग में आ जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण वाला जो पार्ट है, एक सेकंड, हाँ, ये पठारी वाला भाग हो गया और उत्तर वाला ये फुटेल्स ऑफ हिमालय वाला पार्ट हो गया। और बीच में क्या है, बीच में क्या है, गंगा जो नदी है वो है, और यमुना नदी, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा का, जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, यमुना नदी, ठीक है। और घाघरा नदी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। ये हम लोग नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या है फिर इसमें बीच में क्या है, ये गंगा का मैदान है, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र वाला रीजन है बीच में। तो उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, ओके। यही चीज इसमें लिखी है कि उत्तर प्रदेश में जब 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्र, ये तो अलग हो गया, तो ये तो पुराना विभाजन है। लेकिन अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक भावर और तराई का क्षेत्र, ये हम लोग देखेंगे। जो फुटेल्स ऑफ हिमालय हैं उनमें जो कंकड़ पत्थर वाला रीजन है उसे भावर कहते हैं, फिर उसके नीचे जो दलदली भूमि है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और फिर उसके बाद गंगा यमुना का मैदान है, फिर दक्षिणी का पठारी मैदान, ठीक, पठारी प्रदेश। अब इसमें क्या है, अब हम लोगों ने देखा जो यहाँ पे क्या है, ये पूरा रीजन है फुटेल्स ऑफ हिमालय का, ठीक। ये क्या है, हिमालय का जो शिवालिक है उसकी तली है यहाँ पे, ठीक। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 2 रीजन है। इसमें एक तो ये है कि जो नदियां हैं, नदियां क्या होती हैं, अपने साथ में गाद, मिट्टी, अवसाद ये लेके आती हैं। तो क्या होता है, जो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, जैसे कि गंगा है, यमुना है, जैसे कि यमुना ये यहाँ पे और प्रयागराज में मिल जाती है, ऐसी गंगा है जो ये यहाँ से गंगा है जो
यहाँ से ये निकल जाती है बलिया से होते हुए ये आगे, और ये यहाँ पे प्रयागराज जो है यहाँ पे ये मिल जाते हैं गंगा यमुना। तो ये क्या है, ये वो लेके आती हैं। और भी नदियां हैं, अब इसमें और नदियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर नदियों वाले चैप्टर में देखेंगे। ये समझने के लिए कि जो तराई वाला क्षेत्र है और तराई वाला क्षेत्र और भावर वाला क्षेत्र वो क्या है। तो उत्तर में हम लोग जानते हैं कि फुटहिल्स ऑफ हिमालय है। तो इनमें क्या है, जो बहुत सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो क्या कंकड़ पत्थर लेके आती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, और जो कि यूपी का उत्तरी भाग है तो उसे क्या कहते हैं, भावर वाला क्षेत्र। ठीक, भावर रीजन। फिर उसके नीचे क्या है, उसके नीचे फिर नदियां मैदान में उतरती हैं, यानी कि पहाड़ से नीचे उतरती हैं मैदान में। तो वहां पे क्या हो जाता है, जब नदियां निकलती हैं उन कंकड़ पत्थरों के जमाव से बाहर, तो वो रीजन बन जाता है दलदली भाग। ठीक है, जिसमें कि वो फर्टाइल एरिया भी होता है गेहूं और धान की खेती के लिए, तो उसे कहते हैं तराई वाला रीजन। फिर तराई के बाद ये पूरा जो अवसाद होते हैं, ये मट्टियां बिछा देती हैं, ये पूरा मैदानी भाग बन गया है, जो कि जहाँ पे क्या है, गंगा और यमुना का जो दोआब रीजन है वहां पे। फिर उसके बाद जो नीचे वाला जो पठार है, जो दक्षिण भारत का पठार है, उसके जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज का जो ईस्टर्न एक्सटेंट है, यानी कि जो कैमूर हिल्स है, जो 3 पार्ट में है विंध्यन हिल्स, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो सोनभद्र तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कैमूर हिल्स के भी रीजन पाए जाते हैं, और ये वाला रीजन पूरा पठार के भाग है। ठीक है, जो दक्षिण भारत का पठार है, तो वो जो नीचे वाला रीजन है ये सोनभद्र और ललितपुर वाला, तभी यहाँ पे पठारी भाग में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर मिनरल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, खनिज, तो वो केवल इसी भाग में पाए जाते हैं, पठारी वाले भाग में। और पठारी वाले भाग में क्या है कि एक तो मिनरल्स पाए जाएंगे, दूसरी चीज यहाँ पर पानी की कमी रहेगी, यानी कि सूखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पठार वाला रीजन है इस वजह से। ओके, और तभी इसे क्या कहते हैं, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि ये बुंदेलखंड जो प्लेट्यू है, बुंदेलखंड का पठार कहते हैं यहाँ पे। तो ये दक्षिण भारत का जो पठार है उसका ये एक्सटेंड है। ओके, तो ये चीज, ये 3 रीजन है उत्तर प्रदेश में बेसिकली, जो फिजिकली अगर जो देखा जाए डिवीजन, उसके आधार पर। उत्तर भारत में सबसे पहले जो उत्तरी उत्तर प्रदेश है वहां पे भावर और तराई क्षेत्र, फिर गंगा और यमुना का मैदान, और नीचे ये वाला क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि अब नदियों में देखेंगे जब हम लोग, तो क्या गंगा है, फिर उसके बाद कई सारी नदियां, गंगा के बाद रामगंगा, घाघरा, गंडक। ठीक है, ये रामगंगा के बाद घाघरा, फिर गंडक, कोसी, ठीक है, महानंदा, ये सारी रिवर हैं जो उत्तर वहां से निकलती हैं हिमालय से, लेकिन उत्तर प्रदेश में घाघरा तक है। फिर उसके बाद कोसी, ये वहां पे है बिहार में, और फिर महानंदा ये वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की सीमा पर निकलती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो पढ़नी है उत्तर प्रदेश की नदियां वो हम लोग पढ़ लेंगे। रामगंगा है, हिंडन है, और नीचे यमुना, और यमुना है, चंबल, बेतवा, कैन, टोन, सोन, ये सारी, सोन रिवर तो बिहार में मिलती है। तो ये सारी हम लोग नदियों में पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल डिवीजन हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का डिवीजन कैसा है। ठीक है, अब इसके बारे में थ्योरी क्या है। तो हमने देख लिया कि इसमें जो ये वाला रीजन है ये क्या है, ये पठारी भाग है जहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे, जहाँ पे सूखा होगा। ये बुंदेलखंड रीजन पाया जाता है। ठीक है, तभी इसे क्या कहते हैं, बुंदेलखंड भाग। यहाँ पे खेती भी करना आसान नहीं है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और ऊपर क्या है, ऊपर इतना वाला रीजन ये क्या है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय। ठीक, इस जगह पे क्या है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय। और जो बीच में क्या है, ये है जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, यानी कि अलुवल सॉइल, यानी कि जो नदियां हैं वो अवसाद या मिट्टी लेके आती हैं और यहाँ बिछा देती हैं, और ये बहुत उपजाऊ एरिया है। और इसमें क्या है, क्योंकि इसमें गंगा नदी है और यमुना नदी है, तो ये 3 रीजन बेसिकली हैं। अब इसमें भी ये 2 क्षेत्र हैं वो हमने देख लिया। ऊपर जो कंकड़ पत्थर वाला एरिया उसे भावर क्षेत्र कहेंगे, फिर उसके नीचे दलदली भूमि, जब क्योंकि नदियां जब निकलती हैं तो वो उनका एक पर्टिकुलर मार्ग नहीं होता और वो आसपास बिखर जाती हैं, जिससे कि दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। ओके, तो यहीं पे तभी मिनरल पाए जाते हैं। तो इतना हमने बेसिक देख लिया। अब थ्योरी में क्या लिखा है, भावर और तराई का क्षेत्र। तो भावर का क्षेत्र क्या है, यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में सहारनपुर से लेकर और पूर्व में कुशीनगर और देवरिया तक फैली हुई एक पट्टी है। अब ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे ये सहारनपुर है, सहारन के बाद ये कुशीनगर, ये देवरिया है। इस जगह पे ये क्या है, हाँ,
ये है देवरिया और ये है सहारनपुर। तो यहाँ तक क्या है, ये भाबर का क्षेत्र है। अब इसके बारे में क्या क्या है, तो भाबर में नदियां लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि क्या है कि वो जो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं वो क्या है, कंकड़ पत्थर लाती हैं और वो उनका जमाव यहाँ पे कर देती हैं। ठीक है, किनारे किनारे यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर जम जाते हैं और फिर पानी क्या होता है, इनके नीचे चला जाता है। कंकड़ पत्थर ऊपर रहेंगे, नीचे पानी निकलता रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो उसी रीजन को क्या कहते हैं, ये उसी को कहते हैं भाबर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या होता है कि नदियां लुप्त हो जाती हैं और फिर उसके बाद जो तराई क्षेत्र में फिर प्रकट होती हैं। मतलब कि यहाँ पे ये लुप्त हो जाएंगी, इसके नीचे चली जाएंगी। फिर जो आगे वाला क्षेत्र है, ये तराई वाला क्षेत्र, ये दूसरी पट्टी, ये ग्रीन से बना दे रहा हूँ मैं, ये जो दूसरी पट्टी, ये तराई वाले क्षेत्र में फिर नदियां दिखाई देती हैं, जिसे क्या कहते हैं, तराई वाला क्षेत्र। और यह क्षेत्र कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है, जहां पर जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु जैसी स्थल आकृतियां जो है मिलती हैं, क्योंकि नीचे पानी जो है पत्थरों के जाता है और इन प्रकार की ये वाली आकृतियां बनी रहती हैं। तो ये आपको याद रखनी है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियां बना देती हैं नदियां। ओके, किसमें, ये भाबर वाले क्षेत्र में। और प्रमुख जिले इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अब ऊपरी वाले सारे जिले आ जाएंगे, जैसे कि बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाजापुर और लखीमपुर खेरी। और तभी हमने देखा है यही तराई वाला क्षेत्र है और यहाँ पे धान का, गन्ने का, गेहूं का उत्पादन होता है। और फिर पश्चिमी क्षेत्र में लगभग ये 34 किलोमीटर जो है चौड़ा है। अब इसकी जो चौड़ाई है, जो भाबर वाले क्षेत्र की चौड़ाई है, जो वो यहाँ पे तो 34 किलोमीटर है, लेकिन पूरब में जाके ये कम होता गया है। यानी कि जो नदियां आई हैं, नदियों ने क्या किया है, इसका अपना जो एरिया है यहाँ पे चौड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ से नदी आई और यहाँ पे ये विसर्पण करेगी, क्योंकि आगे जाके ये वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है। तो नदी जो है जहां से उतरती है वहां पे तो बहुत कम उसकी धारा रहती है, और जैसे ही उसका प्लेन बदलता है, यानी कि दूरी बढ़ती है, तो वो फैलती चली जाती है। इसका मतलब जो है ऊपर वाला क्षेत्र जो है सिकुड़ जाता है, यानी कि भाबर वाला क्षेत्र पतला हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये 34 किलोमीटर चौड़ाई है वेस्टर्न में, यानी कि इस साइड 34, पश्चिमी में, वेस्टर्न में 34 किलोमीटर और ईस्टर्न में ये पतला संकुचित हो गया है। अब दूसरा तराई वाला रीजन, अब ये भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित दलदली व गादयुक्त क्षेत्र है। अब मैंने बताया कि जो ये वाला भाबर वाला कंकड़ पत्थर वाला, उसके बाद जो नदियां निकलेंगी तो उसकी एक सर्टेन धारा नहीं तो एक दलदली रूप का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, इस जगह पे ये दलदली जो है रूप निर्माण कर देती हैं, जिसे क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र। और यह महीन अवसाद द्वारा निर्मित होता है। यहाँ कभी घने जंगल और लंबी हाथी घास पाई जाती है, और जिससे कि यहाँ पर डिजीज भी बहुत फैलती है, जिससे कि जब दलदली भूमि होगी तो वहां पर जो है मच्छर, मक्खी, ये सारी डिजीज, इनके द्वारा भी डिजीज होती है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या पाई जाती है, हाथी घास भी पाई जाती है। ये पॉइंट याद रखना है। ये उसके बाद ये, और ये जो थ्योरी वाले पॉइंट है ये तो आप एक बार में समझ ही जाएंगे। फिर उसके बाद पहले ये क्षेत्र 80 किलोमीटर तक चौड़ा था, लेकिन अब क्या हुआ है, भूमि सुधार के कारण यह क्षेत्र की चौड़ाई घट गई। तो पहले जो तराई क्षेत्र है वो 80 किलोमीटर तक चौड़ा था, लेकिन अब ये कम हो गया है। और अब इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कृषि की भूमि जो है विकसित हो चुकी है, जहां पर क्या गेहूं, गन्ना और धान की व जूट की खेती की जाती है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। फिर उसके बाद तराई के क्षेत्र के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं तराई के क्षेत्र में आने वाले, तो ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तरी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वही हैं सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। तो यही होंगे। ठीक, अब विशेष तथ्य क्या है कि तराई प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, रार मृदा। तो ये पॉइंट याद रखना है, जो तराई प्रदेश है उन पर कौन सी गाद वाली मिट्टी पाई है, जिसे क्या कहते हैं, रार। ठीक, रार मृदा पाई जाती है। और ये क्या है, सबसे प्राचीन जलोढ़ मृदा है। और बाकी जलोढ़ मृदा के बारे में आगे पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा जो है मृदा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो भी जो ओल्ड ऑलिवल सॉइल है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर, बांगर, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके भी पार्ट हैं, वो मिट्टी वाले चैप्टर में देखेंगे। अब तराई क्षेत्र में नदियां लाई गई कांप या मृदा, जलोढ़ मृदा मिलती है, यह कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, अब देखते हैं गंगा यमुना का मैदान। फिर उसके बाद क्या था इस मैप में कि फिर था गंगा यमुना का मैदान और नीचे फिर दक्षिण पठार वाला रीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं भाबर एवं तराई।
ये तो देख लिया, अब देखते हैं ये, हाँ, गंगा यमुना का मैदान। तो गंगा और यमुना नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान में 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला क्या है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। यानी कि अब जो, जैसे कि अगर हम लोग यूपी का मैप बनाएं, तो यूपी का मैप जल्दी से बना लेते हैं। ये ऐसा है, फिर ये है, ठीक, ये मान लो यूपी का मैप है, रफली बना लिया। तो उसमें क्या है कि जो 3 उपभागों में बांटा जाता है, तो ऊपर वाला हमने देख लिया, ठीक, बाबर वाला, तराई वाला दोनों। फिर उसके बाद अब ये गंगा का मैदान है, ये बीच में, ठीक। अब बीच में भी ये 3 लेयर में बांटा गया है। अब जिसमें कौन कौन सा है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, जो सबसे जस्ट तराई के नीचे वाला, मतलब कि ये वाला रीजन। इस रीजन में क्या है कि यह मैदान की लंबाई लगभग कितनी, 500 किलोमीटर ये लेंथ है, 500 किलोमीटर लेंथ है, और 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और यह नदी द्वारा लाई गई कांप या जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि इसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा रीजन है, क्योंकि शिवालिक पर्वत श्रेणी, फिर उससे नीचे ये, फिर उससे नीचे, तो ये अब 300 मीटर पे आ गया। फिर क्या है, और प्रमुख जिले इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो ये सहारनपुर में भी पाया जाता है, तो ये साउथर्न सहारनपुर जो है यहाँ पे पाया जाएगा। फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, ये सारे इसमें जिले हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं ये, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, तो ये सारे आप पढ़ लेना। फिर गंगा का मध्य मैदानी भाग, इसका क्या है, ये अति नूतम युग में अवसादीकरण से जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें ये पूरा तो जलोढ़ मैदान है ही, इसमें भी 3 पार्ट कर दिए गए हैं। तो ये अतिनूतम है, अवसादीकरण से जलोढ़ मैदान का इसमें निर्माण हुआ है। और इस मैदान की ढाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जो है इसकी ढलान है। तो इसकी जो, ये जो मैदान है, इसकी ढलान देख रहे हैं, तो इसकी ढलान क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब इस साइड है पश्चिम में, और पूरब में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम से दक्षिण की ओर है, ठीक है। पश्चिम से मतलब कि वेस्ट से, और जो साउथ ईस्ट है इस साइड है, ठीक। ये चीज इसमें बताई जा रही है। अब प्रमुख जिले इसमें कौन से हैं, ये हैं वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। तो ये आपको इतना याद रखना है, इसमें बस पढ़ लेना है, और जो मेन मेन पॉइंट है याद रखने हैं। जैसे कि मैदान की लंबाई कितनी है, ये 80 किलोमीटर चौड़ी है, यहाँ पे कांप या जलोढ़ मिट्टी से बना है, इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। कौन से जिले हैं ये एक बार नजर मान लेना। फिर उसके बाद ये अवसादीकरण जलोढ़ मैदान, और ये इसका ढाल कैसा है, और इसमें कौन से जिले हैं। फिर उसके बाद दक्षिण में जो कौन सा है, दक्षिण में पठारी प्रदेश है, ये हमने देख लिया। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, जो नीचे वाला जो ये देखा था ना हमने, इसका कुल ये रीजन, तो इसका क्षेत्रफल कितना है कुल, तो ये याद रखना है 45, हाँ, 45,200 स्क्वायर किलोमीटर है। और यह दक्षिण पठार का भाग है, यानी कि यह जो दक्कन पठार है उसका प्रसार है। और इसकी उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी, अब नीचे ऊपर तो गंगा यमुना नदी की सीमा है, ठीक है। तो उत्तर में गंगा यमुना नदी, और दक्षिण में विंध्य पर्वत, और इसके दक्षिण में मैंने क्या बताया, विंध्य पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश में, और इसकी भी श्रेणी आगे कैमूर श्रेणी सोनभद्र तक है, ठीक है, जो विंध्यन माउंटेन है उसकी, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ से नर्मदा रिवर, चलो ठीक है, ओके। तो ये विंध्य पर्वत, और पूर्वी सीमा इसकी केन नदी है, जब नदियां पढ़ेंगे तब देखें, केन रिवर इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और पश्चिमी सीमा बेतवा व पाउज नदियां हैं। अब इसका जो, अगर हम नीचे वाला ही रीजन अकेला बनाएं, जैसे कि ये क्या है, ललितपुर, ठीक, ललितपुर के बाद ये है सोनभद्र, ओके। तो ये वाला रीजन की बात हो रही है, जो दक्षिणी यूपी की बात। तो इसमें क्या है, जो पूरब में बेतवा नदी है, और पश्चिम में बेतवा नदी है, ये बेतवा है। और पूर्व में कौन सी नदी है, ये केन रिवर है। चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये दक्षिण जो है दक्षिण वाली नदियां हैं। ये देखेंगे जो यमुना नदी मिलती है, और यमुना नदी गंगा नदी मिलती है, ये नदियों वाले चैप्टर में देखेंगे। और ऊपर ये जो दक्षिण में, उत्तर में तो गंगा का मैदान, उत्तर में ये गंगा का मैदान हो गया, और दक्षिण में ये विंध्यन माउंटेन हो गया। तो ये इसकी बस इसका वो
एरिया बता रहे हैं कहाँ कहाँ से बाउंड है। अब इसकी सामान्य ऊंचाई तो 300 मीटर है, लेकिन कुछ स्थानों पर इस क्षेत्र की ऊंचाई 450 मीटर और मिर्जापुर और सोनभद्र में 600 मीटर तक है। ओके, अब इस रीजन में कौन कौन से जिले आएंगे वो देख लेते हैं। जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज। ठीक, और प्रयागराज की मेजा करछना तहसील, मिर्जापुर में गंगा का दक्षिणी मैदान और चंदौली चकिया तहसील, ये सारे इस क्षेत्र में आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देख लेते हैं इस रीजनों की, इन रीजनों की। तो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में यह विंध्य काल की प्राचीनतम नीस चट्टानों द्वारा बनाया गया है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना कि जो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है ये कौन किससे बना है? तो ये विंध्यकालीन जो चट्टानें हैं नीस, उनसे बना है। और पश्चिमी भाग में इसमें काली मिट्टी का विस्तार है और यहाँ पे क्या पाया जाता है? चिलास नामक घास पाई जाती है। ये भी पॉइंट याद रखना है। और प्रमुख नदियां क्या है? बेतवा, केम्स और टोन्स, ये बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। नदियों में देख लेंगे हम लोग। और मुख्य फसलें यहाँ की क्या क्या होंगी? अब ये ड्राई वाला रीजन है तो यहाँ पे क्या होगा? ज्वार, तिलहन, चना और गेहूं। अब बघेलखंड जस्ट उसके आगे वाला रीजन, बुंदेलखंड से जस्ट आगे, मतलब सोनभद्र के साइड वाला रीजन। तो इसमें क्या है? इसमें शंकुआकार टीले जो बहुतायत में मिलते हैं। प्रमुख नदी इसकी क्या है? सोन नदी। ठीक, सोन रिवर इसका प्रमुख रीजन है, यानी कि बुंदेलखंड ये यहाँ पे है, फिर उसके बगल में बघेलखंड। अब उत्तर और दक्षिण में क्रमशः सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं इसमें। और दक्षिण, इस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब कि इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी कि ऊपर साइड इसका ढलान है। इस साइड ऊंचाई है और इस साइड नीचाई है। विशेष तथ्य क्या है? यह कैमूर और सोनाकर पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं, यानी कि मैंने बताया जो विंध्यन रेंज का ईस्टर्न एक्सटेंट है, जो कि क्या है? कैमूर हिल्स, वो सोनभद्र तक आता है। तो वही चीज बताई गई है। और कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति छोटी पाई जाती है। कम वर्षा होगी क्योंकि ये पठारी रीजन है। और हम लोग जलवायु वाले चैप्टर में वर्षा, जो उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है उसका क्रम जरूर पढ़ेंगे कि बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी की शाखा है वह अंदर आके पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश करने का मेन रीजन है। और उसमें जो ईस्टर्न यूपी है उसमें ज्यादा वर्षा होगी, और जो पश्चिमी यूपी है वहां तक पहुंच तक जो जलवायु है, जलवायु नहीं, जो मानसून है वहां से पहुंचने तक उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी उत्तर में ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पे, और दक्षिण में आने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है कि जो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पे वर्षा जो है कम हो जाती है। तो ये हम लोग आगे जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 2 से 3 टॉपिक पर वीडियो करेंगे। ओके, ये तो इंट्रोडक्शन था, इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें कम टॉपिक लिया। अब थोड़े से बड़े वीडियो आएंगे जिसमें कि हम लोग यूपी पूरा कवर कर लेंगे विद फैक्ट्स। ओके, धन्यवाद।